अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। हम स्टार्ट करने लगे हैं अपना पार्ट 4 मोटिवेशन का, जो कि आज एक लास्ट इसका पार्ट होगा इस चैप्टर का। और आज हमने पढ़नी है थ्योरीज़ को आज हम थोड़ा सा अलग तरीके से देखेंगे। और ये इतना मुश्किल नहीं होता, बट बुक्स में जो है वो एक रैंडम थ्योरीज दी हुई होती हैं, जिसकी वजह से समझना मुश्किल हो रहा होता है। तो एक पैटर्न ये होता है जिसमें आप बेसिक थ्योरीज सीखते हैं, जैसे कि यहाँ पे भी लिखा हुआ है इंसेंटिव थ्योरी है, ड्राइव थ्योरी है, अराउजल थ्योरी ऑफ मोटिवेशन है, ह्यूमनिस्टिक थ्योरीज़ हैं, और साथ में अप्रोच और अवॉइडेंस थ्योरीज़ की भी आपके पास कंसेप्ट्स हैं। अब जो आपके पास है, सबसे पहले इंसेंटिव थ्योरी ऑफ मोटिवेशन। इंसेंटिव मींस कि आपको कोई चीज़ जो है एज अ रिवॉर्ड मिलेगी, आपको बोनस मिलेगा, आपको कोई अप्रिशिएशन मिलेगी, जिसकी वजह से आप मोटिवेट होते हैं, वो काम करना चाहते हैं। उसके बाद है आपके पास ड्राइव थ्योरी ऑफ मोटिवेशन, जिसको मैं डिटेल से पार्ट 1 में कवर कर चुकी हूँ, जिसमें हम लोगों ने डिटेल से पढ़ा था कि जैसे ही बॉडी में किसी भी चीज़ की रिडक्शन होती है, टेंशन क्रिएट हो रही होती है, तो फौरी तौर पे उसका बैलेंस किया जा रहा होता है और आपकी एक ड्राइव क्रिएट हो जाती है, जिससे एक मोटिव बनता है। मोटिव से मोटिवेशन का प्रोसेस पूरा स्टार्ट होता है। तो ये हमने ड्राइव थ्योरी ऑफ मोटिवेशन में डिटेल से पार्ट 1 में पढ़ा है। उसके बाद अराउजल थ्योरी ऑफ मोटिवेशन को भी मैंने उसी पार्ट में कवर किया है, जहाँ पे हमने डिस्कस किया था कि स्ट्रेसेस जो होते हैं वो आपके ऑप्टिमल होने चाहिए फॉर ऑप्टिमल परफॉर्मेंस। अगर स्ट्रेसर्स बिल्कुल भी नहीं होंगे तो आप बिल्कुल लो होंगे, आपके पास एनर्जी नहीं होगी, आप विलिंग ही नहीं होंगे किसी भी चीज़ को करने के लिए। सिमिलरली अगर आपके स्ट्रेसेस बहुत ज़्यादा होंगे तो आप फटीग में जाओगे और आप वो काम नहीं कर सकते। तो अराउजल जो होता है वो एक ऑप्टिमम लेवल पे होता है, जो कि हमने डिटेल से पढ़ा है पार्ट 1 में। आप ड्राइव थ्योरी ऑफ मोटिवेशन और अराउजल थ्योरी ऑफ मोटिवेशन को उसमें भी देख सकते हैं, क्योंकि होम्योस्टेसिस पर्सपेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी होम्योस्टेसिस का जिक्र आता है, कोई क्वेश्चन आता है, तो हमें इनको मेंशन करना पड़ता है। इंसेंटिव में क्या है, रिवॉर्ड मिल रहा है। ह्यूमनिस्टिक थ्योरीज़ ऑफ मोटिवेशन, इसमें मैस्लो की थ्योरी आ जाती है, ERG थ्योरी आ जाती है, जिसमें ह्यूमनिस्टिक अप्रोचेस इस्तेमाल की गई हैं कि ह्यूमन नीड्स जो होती हैं वही ड्राइव करती हैं आपके मोटिव्स का, वही मोटिव बनती हैं, उसी से मोटिवेशन का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। तो इसमें उन्होंने ये चीज़ डिस्कस की है। फिर अप्रोच और अवॉइडेंस। अप्रोच और अवॉइडेंस क्या है, कुछ स्टिमुलस पॉजिटिव होगा तो आप उस चीज़ को अप्रोच करना चाहोगे, आप उसे कंटिन्यू करना चाहोगे या उसे खुद बहुत मोटिवेट हो जाओगे। और अवॉइडेंस क्या है, इसमें क्या है, अवॉइडेंस मोटिवेशन में आप इसे इस तरह से भी डिफ़ाइन करते हैं कि एनर्जाइजेशन ऑफ बिहेवियर और द डायरेक्शन ऑफ बिहेवियर अवे फ्रॉम नेगेटिव स्टिमुलाई, कि आप उन चीज़ों से, उस पॉसिबिलिटीज़ से, उन इवेंट से दूर भागना चाहोगे। तो ये खुद ब खुद क्या है, अवॉइडेंस और आपकी अप्रोच की एक थ्योरीज़ जो है वो भी इसमें आ जाती हैं। एक ये मेथड होता है जो बुक में ज़्यादातर इस्तेमाल करते हैं, रैंडम थ्योरीज़ लिखी होती हैं। इसके अलावा अगर आप थ्योरीज़ को एक्सप्लेन करें या उसे समझें तो दो तरह से थ्योरीज़ ऑफ मोटिवेशन काम करती हैं और आपकी बनाई गई हैं। एक है आपकी कंटेंट थ्योरी, दूसरी आपकी प्रोसेस थ्योरीज़। अब कंटेंट थ्योरी क्या है कि ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जो आपको मोटिवेट करती हैं। व्हाट मोटिवेट्स एन इंडिविजुअल, व्हाट इज़ कंसर्न विद इंडिविजुअल नीड्स एंड वांट। इसमें क्या क्या जवाब मिलता है कि क्या कौन सी चीज़ें हैं जो आपको मोटिवेट करती हैं। प्रोसेस थ्योरीज़ क्या है, प्रोसेस क्या है कि प्रोसेस किस तरीके से मोटिवेशन का आपकी बॉडी में होता है, या किस तरीके से किसी भी चीज़ को मोटिवेट अपने अंदर करते हो, क्या क्या चीज़ें आपके अंदर आ जाती हैं जो आपको पूरा प्रोसेस इनिशिएट करा रही होती हैं। तो कंटेंट थ्योरीज़ में आपके पास है मैस्लो हायरार्की ऑफ नीड्स थ्योरी और 2 फैक्टर थ्योरी, जिसमें उन्होंने हाइजीन की बात की है, मोटिवेटर फैक्टर्स की बात की है। मैकलेन नीड थ्योरी में 3 उन्होंने बात की है, पावर की, एफिलिएशन की। एल्डरफर्ग थ्योरी जो कि मैस्लो का एक मतलब मिलता जुलता पार्ट है, उसे हम डिस्कस कर लेते हैं। मैकग्रेगर थ्योरी, XN थ्योरी वाई, जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव पार्ट्स हैं, तो ये भी हम डिस्कस करते हैं बारी बारी। उसके बाद है प्रोसेस थ्योरीज़। प्रोसेस थ्योरी में वीरोम एक्सपेक्टेंसी थ्योरी है कि किस तरीके से आप एक्सपेक्ट करोगे। वैलेंसी इंस्ट्रूमेंटलिटी होती है, फिर उसके बाद वैलेंसी होती है, तो ये भी हम पढ़ते हैं। एडम्स इक्विटी थ्योरी है, जिसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट फिनोमेना कंपैरिजन का रेफरेंट होता है कि आप अपनी चीज़ों को कंपेयर कर रहे होते हो। उसके बाद आपके पास है रेनफोर्समेंट थ्योरी, जिससे हमने डिटेल से पीछे भी पढ़ा है, ये इवान पावलोव के एक्सपेरिमेंट्स में, और जिसमें आप पॉजिटिव रेनफोर्समेंट होती है, नेगेटिव होती है, ये उसी तरीके से मोटिवेशन भी काम करती है। फिर बेंडूरा सेल्फ एफिकेसी थ्योरी, जिसके अंदर हम देखेंगे कि कौन कौन सी एक्सपीरियंसेस होती हैं जो कि आपके डिटर्मिन कर रहे होते हैं मोटिवेशन के प्रोसेस को। तो हम स्टार्ट करेंगे अभी
मैस्लो हायरार्की ऑफ नीड्स को। तो यहाँ पे मैं पढ़ने वाले हैं हम कंटेंट थ्योरीज़ में 5 थ्योरीज़ और वीरोम्स में और ये प्रोसेस थ्योरीज़ में हम 4 थ्योरीज़ यानी 9 थ्योरीज़ अभी हम इसकी कवर करेंगे। अभी पीएमएस के रीसेंट पेपर में भी रिलेटेड टू मोटिवेशन थ्योरीज़ इसका पार्ट आया हुआ था, तो आप इसको इम्पॉर्टेंट लें, इसको समझने की हद तक भी, और ये बहुत इजी है अगर आप इसको समझ लें और उसके बाद आप इससे ऑन वर्ड्स में भी इंटरप्रेट कर सकते हैं। सिर्फ कंसेप्ट आपको लेने की ज़रूरत होगी इसमें। मैस्लो हायरार्की ऑफ नीड्स, अब इसमें क्या है कि कौन सी ऐसी, क्योंकि ज़रूरत ही इंसान को खुद ब खुद क्या करती हैं, उनके मोटिव्स बन जाती हैं कि यही आपके मोटिव्स हैं। तो उसने मैस्लो ने ये एक्सप्लेन किया था कि जो इंसान की खुद की अंदर की नीड्स हैं वही उसकी क्या करते हैं, मोटिव्स बन जाते हैं, वही उसका मोटिवेशन का प्रोसेस इनिशिएट कराते हैं। अब्राहम मैस्लो पोस्टुलेटेड दैट अ पर्सन विल बी मोटिवेटेड व्हेन हिज नीड्स आर फुलफिल्ड। द नीड स्टार्ट्स फ्रॉम, ये इंपॉर्टेंट लाइन है कि नीड स्टार्ट होती हैं लोएस्ट लेवल बेसिक नीड्स एंड कीप मूविंग अप एज लोअर लेवल नीड इज़ फुलफिल। जैसे जैसे नीचे वाली आपकी जो होंगी बेसिक वाली फुलफिल होती जाएंगी, आप अगली नीड की तरफ आते जाओगे। अब कौन कौन सी इसमें आपके पास ये नीड्स हैं, सबसे पहले आप ये देख लें कि इसमें आपके पास है फिजियोलॉजिकल नीड, जिसे हम कहते हैं रोटी कपड़ा मकान, यानी कि आपके पास खाना होना चाहिए, आपके पास पानी होना चाहिए, आपके पास रहने की जगह होना चाहिए, ये आपकी बेसिक नीड है। उसके बाद आपके पास है सेफ्टी नीड, ये भी आपकी एक बेसिक नीड है कि आपको सिक्योरिटी चाहिए, सेफ्टी चाहिए, आप हर वक्त डेंजर में नहीं रह सकते हो। तो उस ये भी क्या है, ये दोनों आपकी क्या है, आपकी बेसिक नीड्स हैं। और ये दोनों चीज़ क्या डिटर्मिन करती हैं, लोएस्ट लेवल पे होती है कि सबसे पहले इंसान की जो नीड और मोटिव्स होते हैं वो यही होती हैं। उसके बाद है बिलोंगिंगनेस, जिसमें आपकी रिलेशनशिप्स आती हैं, एफिलिएशंस आती हैं, फ्रेंडशिप्स आती हैं, कि आप अगली आपकी नीड होती है साइकोलॉजिकल, कि आप किसी के साथ क्या करते हो, रिलेशन में रहते हो। फिर है एस्टीम नीड्स, जिसके अंदर आप ख़ुद को क्या करते हो, किसी भी चीज़ के लिए रिस्पेक्ट करते हो, रिकग्नाइज़ करवाते हो, तो वो आपकी एस्टीम नीड्स में आ जाता है। उसके बाद है सेल्फ़ एक्चुअलाइजेशन। सेल्फ़ एक्चुअलाइजेशन में क्या है, जिसके अंदर आप ख़ुद को, अपनी पोटेंशियल्स को देखते हो, अपने आप के लिए सोचते हो, अपने आप को बेटर पर्सन बनाने की तरफ देखते हो, और ये आप खुद ब खुद एक्सपायर होते चले जाते हो। अब ये जितनी भी नीड्स है ये नीचे से ऊपर की तरफ मूव करती हैं, यानी सबसे पहले आपको रोटी कपड़े मकान की टेंशन ख़त्म होगी, ये मोटिव ख़त्म होगा। फिर सिक्योरिटी ख़त्म होगा तो आप रिलेशनशिप्स में जाओगे, फिर आप स्टीम की तरफ जाओगे, फिर आप क्या करोगे, अपने पोटेंशियल्स और अपने आप को डेवलपमेंट की तरफ लेकर जाओगे। तो ये जो था, इन्होंने जो मैस्लो ने था इसको एक्सप्लेन किया कि किस तरीके से एक जो नीड्स हैं, जो मोटिव्स खुद ब खुद बन जाती हैं और मोटिवेशन का प्रोसेस कंटिन्यू कराते हैं ह्यूमन बीइंग के अंदर। एक ये थ्योरी थी जो मैस्लो ने दी थी। उसके बाद है हर्ट्ज़बर्ग 2 फैक्टर थ्योरी। अब हर्ट्ज़बर्ग ने 2 चीज़ें बताई थी कि मोटिवेटर सेटिस्फैक्टर्स होती हैं, हाइजीन फैक्टर्स होती हैं। मोटिवेटर फैक्टर्स जो होते हैं ये सेटिस्फायर्स हैं, हाइजीन फैक्टर डिससेटिस्फायर्स हैं। इसको आपने 2 टर्म्स को समझना है। जो सेटिस्फायर्स हैं ना, वो आपकी मोटिवेशन जो है वो मोटिवेटर्स हैं कि ये चीज़ आपको सेटिस्फाई अंदर से करेगी, आपकी परफॉर्मेंस अच्छी है, आपको अचीवमेंट कुछ हो रहा है, आप रिकग्नाइज हो रहे हो अपनी सोसाइटी में, आप रिस्पॉन्सिबल हो रहे हो, खुद ब खुद काम कर रहे हो, एडवांसमेंट है, आपके पास ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ है, प्रमोशंस हैं। तो ये सब क्या है, मोटिवेटर्स हैं। आप सेटिस्फाइड फील करोगे इससे, मोटिवेटर्स से। अब हाइजीन फैक्टर्स क्या हैं कि अगर ये फुलफ़िल नहीं होंगे, इससे आप मोटिवेट नहीं हो रहे, लेकिन अगर ये फुलफ़िल नहीं हो रहे तो आप डिससेटिस्फाइड ज़रूर हो जाओगे। जिसके उसमें क्या है कि आपका अपने सराउंडिंग, अपने कलीग्स के साथ कैसा रिलेशन है, कंपनी पॉलिसीज़ क्या है, फ़िज़िकल वर्क प्लेस क्या है, वहाँ का इन्वायरमेंट कैसा है, वर्किंग कंडीशन कैसी है, आपकी सैलरी कितनी है, आपका वहाँ का स्टेटस क्या है, आपको सिक्योरिटी प्रोवाइड की है या नहीं की, जो आपके सुपरवाइज़र्स हैं उनके साथ क्या रिलेशन है, सुपरविजन किस तरह की हो रही है। ये सब आपके हाइजीन फैक्टर्स हैं और ये डिटर्मिन करता है कि इनमें से जो चीज़ें एब्सेंट होंगी आप डिससेटिस्फाइड की तरफ जाओगे, डिससेटिस्फैक्शन होगी आपको। तो मोटिवेटर्स क्या हैं जिससे आपको सेटिस्फैक्शन होगी, और अगर हाइजीन फैक्टर्स नहीं है और मोटिवेटर्स आपके पास हैं तब भी आपके अंदर डिससेटिस्फैक्शन रहेगी। ये चीज़ आपने कंफ्यूज नहीं करनी है। मोटिवेटर्स सेटिस्फैक्शन लेके आती हैं और हाइजीन फैक्टर्स आपको डिससेटिस्फैक्शन से प्रिवेंट करती हैं। तो ये दोनों फैक्टर्स हैं। यहाँ पे एक लाइन भी आपने याद रखनी है, ये वाली, कि mere presence of hygiene factors does not guarantee motivation and presence of motivation factors in the absence of hygiene factors also does not work।
तो ये आपने चीज़ याद रखनी है। ये हर्ट्ज़बर्ग ने 2 फैक्टर्स बताए थे कि 2 चीज़ें होती हैं इंसान के अंदर जो कि ये डिटरमिन करती हैं कि वो कितना मोटिवेटेड रहेगा, और ये फैक्टर्स हैं जो उसे मोटिवेशन या डिससेटिस्फैक्शन की तरफ ले जाती हैं। उसके बाद हमारे पास जो थर्ड आपके पास कंटेंट थ्योरी है वो मैकलेलन थ्योरी ऑफ नीड्स है। मैकलेलन ने 3 चीज़ें बताई थी कि इंसान 3 चीज़ें हैं, 3 मोटिव्स हैं जो कि हमने सोशल मोटिव्स में पढ़ा है पीछे कि 3 आपकी ऐसी क्या हैं मोटिव्स हैं जो आपको इस तरफ लेके आती हैं। सबसे पहले अचीवमेंट का है कि आपको कोई चीज़ हासिल करनी है, अकम्प्लिश करनी है, कि आपके पास कुछ ना कुछ होना चाहिए, अपनी आपकी पहचान हो, कुछ भी हो, स्टेटस हो, तो अचीवमेंट चाहिए। ये आपको सक्सेस की तरफ लेके जाती है। अफिलिएशन क्या होती है? अफिलिएशन होती है कि आपकी क्या डिज़ायर्स हैं, रिलेशनशिप्स क्या होने चाहिए आपकी, ये आपके मोटिव है। सबसे पहले हमने जो मोटिव्स पढ़े हैं, अचीवमेंट कितनी है वो ड्राइव करेगी, ये नीड बन जाएगी, ज़रूरत है कि आपको अचीवमेंट चाहिए। अफिलिएशन क्या है कि आपको रिलेशन अपने सराउंडिंग में चाहिए। फिर है पावर, नीड टू कंट्रोल। ये तीनों चीज़ें मैंने डिटेल से एक्सप्लेन की हैं आपको। सेकेंडरी जो मोटिव्स हमने पढ़े हैं सोशल मोटिव्स में, कि किस तरीके से अचीवमेंट, अफिलिएशन, पावर आपके कंडीशनिंग प्रोसेस से जो होती है आप डेवलप करते हो, यही आपका मोटिवेशन प्रोसेस क्या करती है, डिटर्मिन कर रही होती है कि आप कितनी अचीवमेंट चाहते हो, कितनी अफिलिएशन चाहते हो और कितनी पावर चाहते हो, क्योंकि ह्यूमन टू ह्यूमन वेरी करता है। अब मैकलेलन ने क्या किया था, इनको चेक करने के लिए टैट का टेस्ट, थीमेटिक अप्रिशिएशन टेस्ट, जो कि मैं प्रोजेक्टिव टेस्ट में इसको भी पढ़ा चुकी हूँ, जिसके अंदर आपको थीम सिखाई जाती हैं और उसके अंदर स्टोरी लिखवाई जाती है, क्वेश्चनिंग की जाती है कि क्या आप उससे जो है परसीव क्या कर रहे हैं, आपकी परसेप्शंस क्या हैं। तो जो इंसान के अंदर होगा उसकी पर्सनालिटी से रिलेटेड, उसकी मोटिवेशन से रिलेटेड, या कुछ भी उसके अंदर से रिलेटेड, उसकी जो इनर थॉट्स होंगी वो प्रोसेस करेंगे, वो आपको एक्सप्लेन करेगा। तो अब टैट में क्या हुआ, इन थ्योरी से उन्होंने ये एक्सप्लेन किया कि उन्होंने इस जो मैकलेलन के 3 फैक्टर्स अफिलिएशन वाले, अफिलिएशन, पावर और उसके अलावा ये अचीवमेंट, अफिलिएशन और पावर, ये तीनों को चेक करने के लिए उन्होंने क्या किया, टैट का इस्तेमाल किया, जिसमें जो लोगों ने थीम्स ऑफ सक्सेस दी तो उससे पता लगा कि नीड फॉर अचीवमेंट जो है एक इम्पॉर्टेंट मोटिव है, किसके लिए, इंसानों के लिए। और उसके अलावा जिन्होंने रिलेशंस को डेवलप किया स्टोरीज़ के अंदर, उन्होंने डिस्क्राइब किया कि नीड फॉर अफिलिएशन क्या है, कितना वो चाहते हैं। उसके बाद तीसरी है नीड फॉर पावर, जिन्होंने अपनी स्टोरीज़ को, अपनी क्वेश्चनिंग को पावर से रिलेट किया, उन्होंने इस मोटिव को ज़्यादा अहमियत दी है। तो टैट का टेस्ट उन्होंने बेसिकली यूज़ किया था ये चीज़ एक्सप्लेन करने के लिए कि किस तरीके से वो इस थ्योरी को अप्लाई कर सकती हैं। तो मैकलेलन की 3 थ्योरी ऑफ नीड्स थे कि 3 चीज़ें हैं जो कंटेंट थ्योरी में, यानी कि कौन से मोटिव्स हैं आपके अफिलिएशन का, ये तीनों सोशल मोटिव्स हैं, अचीवमेंट, अफिलिएशन और पावर। अच्छा जी, और ये तीनों आइडेंटिफाइड 3 मोटिव्स हैं। अगर आप इसको रीड कर लें यहाँ से, और ऑल टाइप्स आर प्रेजेंट इन ईच पर्सन बट वन मोटिवेटर विल डोमिनेट। हर बंदे में चीज़ें हैं, लेकिन हर बंदे में कोई एक चीज़ ऐसी होगी जो ज़्यादा डोमिनेट करेगी। पीपल विल हैव डिफरेंट करेक्टरिस्टिक डेवलपिंग ऑन देयर डोमिनेंट मोटिवेटर। जो उसके अंदर अगर पावर का फैक्टर ज़्यादा है तो बाकी भी होंगी, लेकिन उस पावर के फैक्टर में जो चीज़ डोमिनेट करेगी उसके एसोसिएशन में बाकी 2 बनेंगी आपकी, क्या, जो आपकी नीड्स है। फॉर एग्जांपल, एक बंदे को पावर की आदत है तो अफिलिएशन, यानी कि जो उसके इर्द के रिलेशंस होंगे उसको भी कंट्रोल करने की आदत होगी, जो उसकी अचीवमेंट्स होंगी उसको भी कंट्रोल करने की आदत होगी, उससे रिलेटेड क्या होंगी, उसकी जो बाकी जो मोटिव्स हैं वो डेवलप करेंगे। उसके बाद आपके पास है ERG थ्योरी, जिसे हम कहते हैं एग्जिस्टेंट, रिलेटेडनेस और ग्रोथ थ्योरी। ये सेम वही पैटर्न है, सेम वही चीज़ है जो हमने मैस्लो ने एक्सप्लेन की थी, लेकिन इसने नाम और दे दिया। इसने कहा कि एग्जिस्टेंस क्या है, फिजियोलॉजिकल और सेफ्टी, यानी रोटी, कपड़ा, मकान और आपका जो तहफ़्फ़ुज़ है वो आपकी एग्जिस्टेंस है। और ये दोनों चीज़ें आपकी जो फिजियोलॉजिकल और सेफ्टी, ये एग्जिस्टेंस का पार्ट है। ये पहला उसने बताया कि इंपॉर्टेंट मोटिव होता है इंसान के लिए। फिर रिलेटेडनेस, कि आप कितना सोशली रिलेट कर सकते हो किसी भी चीज़ से, कितना आप दूसरों के साथ एसोसिएट करते हो, एफिलिएट करते हो, ये आपका सेकंड मोटिव है। फिर है ग्रोथ में सेल्फ इस्टीम और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन है, कि कितना ख़ुद को आप मैटर करते हो, आपकी सेल्फ इस्टीम कितनी है, और ख़ुद को कितने पोटेंशियल्स आप खुद के आइडेंटिफाई करते हो, ख़ुद के बेटर करने के लिए, अपने आप को बेहतरीन इंसान बनाने के लिए आपके क्या एफर्ट्स हैं, क्या मोटिव्स हैं, वो डिटर्मिन करते हो। तो ये सेम पैटर्न है, और इसी तरीके से एक्सप्लेन किया था हमें ERG थ्योरी में, जिसको आप क्लेटन एडल्फर ने एक्सप्लेन किया कि किस तरीके से आपके ये 3 फैक्टर्स हैं, और इसी को हम कहते हैं मॉडिफिकेशन ऑफ मैस्लो हायरार्की ऑफ नीड्स,
कि उसने 5 की बजाय क्या किया था, 3 मोटिव्स बेसिकली प्रपोज कर दिए थे। तो ये भी आपका क्या है, एक ERJ थ्योरी कंटेंट थ्योरी का पार्ट है। कंटेंट थ्योरी में हम बार बार यही पढ़ रहे हैं कि कौन कौन से मोटिव्स होते हैं जो हम इनको ड्राइव करती हैं, मोटिवेट करती हैं। बाद है मैकग्रेगर्स थ्योरी एक्स एंड थ्योरी वाई। अब मैकग्रेगर थ्योरी एक्स एंड थ्योरी वाई क्या है, ये भी वही पार्ट्स हैं कि कौन से कंटेंट से क्या चीज़ है जो मोटिवेट करते हैं। इसमें 2 फैक्टर्स हैं, थ्योरी एक्स जो है वो नेगेटिव है और थ्योरी वाई जो है वो पॉजिटिव है। थ्योरी एक्स क्या एज्यूम कर रही है, ये ज़्यादातर वो थ्योरी एक्सप्लेन की गई है जिसमें वर्कर से रिलेटेड, आपके सराउंडिंग से रिलेटेड, यानी एम्प्लॉयज़ को काम कैसे किया जाए, इंडस्ट्रीज़ को कैसे बेटर किया जाए, उससे एक्सप्लेन करने की कोशिश की हुई है, यानी वहाँ पे किस तरीके से अप्लाई किया जाए, इम्प्लीमेंट किया जाए। मैकग्रेगर्स थ्योरी में 2 चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। थ्योरी एक्स है जिसके अंदर आपका नेगेटिव पर्सपेक्टिव है कि जो इंसान है, यानी ये आप इधर से देखिए कि किस तरीके से जो है वर्क फोर्स जो है, यानी कि जो एम्प्लॉयज़ हैं वो लेज़ी हैं, सेल्फ सेंटर्ड हैं, एम्बिशन नहीं है, इसलिए टॉप डाउन कंट्रोल चाहिए। यानी कि जो आपका CEO है वो अपने जो नीचे से मैनेजर उनको कंट्रोल करेगा, मैनेजर नीचे वालों को कंट्रोल करेंगे, फिर आहिस्ता आहिस्ता PM तक डिफरेंट आपके कंट्रोल्स जनरेट होती हैं। थ्योरी वाई ये कहती है कि नहीं, जो वर्कर्स हैं वो खुद ब खुद मोटिवेट होती हैं जब उनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है, उनको पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट मिलती है, उनको रिवॉर्ड्स मिलती हैं, वो खुद ब खुद क्या होती हैं, मोटिवेट होती हैं। अब यही थ्योरी उन्होंने एक्सप्लेन की कि इसी बेस पे आपका एटीट्यूड बनता है, डायरेक्शन है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मोटिवेशन और क्रिएटिविटी। थ्योरी एक्स क्या कहती है कि डिसलाइक वर्क करती है, फाइंड इट बोरिंग एंड आप अवॉइड करते हो। थ्योरी वाई कहती है कि नहीं, आपको काम करना है, आप इंटरेस्टेड हो, आप इंजॉय करते हो, ये आपका एटीट्यूड है। ये स्क्वायर है कि एटीट्यूड क्या थ्योरी एक्स और थ्योरी वाई का। डायरेक्शन क्या कहती है कि आपको फोर्स किया जाएगा काम के लिए, थ्योरी वाई कहती है कि नहीं, आप खुद ब खुद काम करोगे, एक्सेप्ट करोगे। रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या कहती है कि आप अवॉइड करोगे, आप रिस्पॉन्सिबल नहीं होना चाहते। थ्योरी वाई क्या कहती है कि आप रिस्पॉन्सिबल होगे। मोटिवेशन क्या है कि इस थ्योरी एक्स में कोई मोटिवेशन नहीं है, आप जॉब नहीं करना चाहते। थ्योरी वाई क्या कहती है, आप सेल्फ डेवलपमेंट के लिए, अपने डिज़ायर के लिए आप मोटिवेटेड होते हो और आप काम करना चाहते हो। क्रिएटिविटी क्या है कि उसमें थ्योरी एक्स में कोई क्रिएटिविटी नहीं है, थ्योरी वाई में कहती है कि आप बहुत ज़्यादा क्रिएटिव हो, आप अपॉर्चुनिटी को रिकग्नाइज़ करते हो, अपनी पहचान बनाना चाहते हो। तो ये थ्योरी एक्स और थ्योरी वाई में बेसिकली मैकग्रेगर ने ये किया था कि 2 उन्होंने पर्सपेक्टिव दिए थे कि ह्यूमन बीइंग जो है वो किस तरीके से वर्क के अंदर, वर्क फील्ड के अंदर किस तरीके से क्या करती हैं, पार्टिसिपेट करती हैं। एक थ्योरी एक्स होती है, थ्योरी वाई है। थ्योरी एक्स के लोग नेगेटिव सोच रहे हैं, थ्योरी वाई के लोग पॉजिटिव सोच रही हैं। तो ये कौन सी एक कंटेंट थ्योरी है, क्या क्या चीज़ आपको मोटिवेट करती है, हमने अभी तक ये 5 थ्योरीज़ में ये पढ़ा है। उसके बाद आपके पास है प्रोसेस थ्योरीज़। प्रोसेस थ्योरीज़ क्या है, सबसे पहले आपके पास है विक्टर विरोम्स की स्टेटेड पीपल विल बी हाईली प्रोडक्टिव एंड मोटिवेटेड इफ़ 2 कंडीशंस आर मेट। विरोम्स ने कहा था, उसमें एक्सपेक्टेंसी की थ्योरी दी थी कि अगर इंसान को बहुत ज़्यादा अपने प्रोडक्टिव बनाना है तो 2 चीज़ें हैं जो उसे मोटिवेट करती हैं। पीपल बिलीव इट इज़ लाइकली दैट द एफर्ट्स विल लीड टू सक्सेसफुल रिजल्ट्स, कि आप चाहते हो जब आप कोई मेहनत करते हो, कोई एफ़र्ट करते हो तो उसका अच्छा रिज़ल्ट, उसका सक्सेसफुल रिज़ल्ट आना चाहिए। दूसरा, लोगों को ये होता है, यकीन होता है, पीपल बिलीव दैट दे विल बी रिवॉर्डेड फॉर देयर सक्सेस, कि उन्होंने जो मेहनत की है उसका उन्हें इनाम भी मिलेगा। सबसे पहले जो उन्होंने मेहनत की है वो सक्सेसफुल होगी। दूसरा, जब वो सक्सेसफुल होगी उसे रिवॉर्डेड भी किया जाएगा, उसे रिवॉर्ड भी मिलेगा। तो ये उसने 2 इम्पॉर्टेंट कंडीशंस बताई हैं कि इंसान जो है वो किस तरीके से इस चीज़ के साथ कनेक्टेड है। अब यहाँ पे उसने एक्सप्लेन किया, अब ये जो है पूरा एक्सप्लेन कर रहा है आपकी रूम्स की थ्योरी का कि किस तरीके से उसने एक्सप्लेन किया। सबसे पहले एक्सपेक्टेंसी। एक्सपेक्टेंसी क्या है कि आपके एफर्ट्स क्या हैं, आप कितना एक चीज़ में कर सकते हो, कितनी एक मेहनत कर सकते हो, वो आपकी एक्सपेक्टेंसी। इंस्ट्रूमेंटलिटी क्या है कि कितना आप परफॉर्म कर लोगे और उससे रिलेट करोगे कि क्या जो आप परफॉर्म कर रहे हो, क्या वो आपके जो बेटर ग्रेड्स हैं आपको जॉब दिलाएगी भी कि नहीं दिलाएगी। वैलेंस क्या है, रिवॉर्ड, कि हाँ मैंने इंस्ट्रूमेंटलिटी में उसे किया था आइडेंटिफाई कि मेरे इतने एफ़र्ट्स थे और एफ़र्ट्स में इतनी ज़्यादा मैं ग्रेड्स ले रहा था, इस ग्रेड्स पे मुझे ये वैलेंस होना चाहिए था और वो क्या मिला है, ये नहीं मिला। से आप ध्यान से समझें कि किस तरीके से एक्सपेक्टेंसी क्या है कि कितना आप एक एफ़र्ट कर सकते हो। इंस्ट्रूमेंटलिटी क्या है कि जो आप एफ़र्ट्स कर रहे हो उसकी परफॉर्मेंस मीट हो रही है, कि क्या इसका बेटर रिज़ल्ट होगा फ्यूचर में कि नहीं होगा, आपकी परफॉर्मेंस कितनी है, क्या उसका आउटकम है भी या नहीं है। वैलेंस क्या है, क्या वो रिवॉर्ड मिला भी है कि नहीं।
ये बात है। एक्सपेक्टेंसी थ्योरी में क्या है, इंडिविजुअल मोटिवेशन टू पुट फोर्थ मोर और लेस एफर्ट, जिसमें उसने एफर्ट्स लगाने हैं। ठीक है, अब फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि कितना ज़्यादा आपके क्या है हाई लेवल्स ऑफ एफर्ट, इसमें आपने ये देखना है कि कितना आप क्या कर सकते हो, एफ़र्ट लगा सकते हो। जिस किसी भी चीज़ में इंटरेस्टेड हो वो आपका पहले चीज़ हो जाती है एक्सपेक्टेंसी। सेकंड क्या है कि कितना आप उससे रिलेटेड परफॉर्म कर सकते हो। अब यहाँ पे आप इसकी एग्जांपल भी देखिए कि आपकी जब एक्सपेक्टेंसी है उसकी एग्जांपल क्या है, डू यू बिलीव दैट दिस एफर्ट यू पुट फोर्थ इन अ क्लास इज़ रिलेटेड टू परफॉर्मिंग वेल इन दैट क्लास। कि क्या जो आप एफर्ट क्लास में लगा रहे हो कि आपको लगता है कि ये अच्छे एफर्ट्स हैं, आपकी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग है और ये क्लास में जितनी रिक्वायरमेंट है उतने आप लगा रहे हो या नहीं लगा रहे हो। क्योंकि अगर आप एक टॉपर की देखें उसकी एक्सपेक्टेंसी ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू द वन जो कि एक एवरेज स्टूडेंट है, और अगर उसका एवरेज का भी कंपेयर किया जाए फेलियर से तो उनकी तो बिल्कुल भी नहीं होती है। तो ये आपने एक्सपेक्टेंसी अपनी देखनी है। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन क्या है, इंस्ट्रूमेंटैलिटी क्या है, इसकी एग्जांपल देखें। फॉर एग्जांपल, डू यू बिलीव दैट गेटिंग अ गुड ग्रेड इन क्लास इज़ रिलेटेड टू रिवॉर्ड सच एज़ गेटिंग अ बेटर जॉब। कि क्या इतने ग्रेड हैं आपके कि कल को आपको जॉब मिलेगी। फॉर एग्जांपल आप सी ग्रेड ले रहे हो और आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि बहुत अच्छी आपको जॉब मिलेगी, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है ना। तो आपने अपनी एक्सपेक्टेंसी को इंस्ट्रूमेंटैलिटी की तरफ लेके आना है कि नहीं मुझे ए ग्रेड चाहिए और इतने एफर्ट्स चाहिए, तो ये आप रिलेट करोगे। फिर फाइनल क्वेश्चन क्या है वैलेंस का, कि हाँ मैंने इतनी मेहनत की, इतने मेरे ग्रेड्स आए, तो क्या आपको जॉब मिली है या नहीं मिली है। अब वैलेंस की एग्जांपल देखें, डू यू वैल्यू गेटिंग अ बेटर जॉब और गेनिंग अप्रूवल फ्रॉम योर इंस्ट्रक्टर, friends, parents. If these outcomes are desirable to you, your expectancy and instrumentality is high and you are more likely to put forth effort. ये आपकी मोटिवेशन का प्रोसेस जनरेट कर देगी कि आप एक्सपेक्टेंसी लगा रहे हो, इंस्ट्रूमेंटैलिटी देख रहे हो और उसका बैलेंस भी है। तो आपका क्या होगा, ऑटोमेटिक ये एक मोटिवेशन का प्रोसेस है आपकी बॉडी के अंदर कि फिर आप क्या करोगे, फिर ज़्यादा एफर्ट्स करोगे। ठीक है, ये आपकी क्या है रूम्स की एक्सपेक्टेंसी थ्योरी। उसके बाद है एक्सपेक्टेंसी के आगे उसने सेम क्वेश्चन लिखे हुए हैं जो आप मार्क कर लें। सबसे पहले एक्सपेक्टेंसी के लिए कैन आई डू इट, क्या मैं कर सकता हूँ। उसके बाद है आपके पास इंस्ट्रूमेंटैलिटी के लिए कि इसमें मेरे लिए क्या है। वैलेंस, हाउ डू आई फील अबाउट दीज आउटकम्स। तो ये तीन क्वेश्चंस हैं। अगर अफर्मेटिव हैं, पॉजिटिव हैं, यू विल फील यू कैन डू इट, यू विल गेट एन आउटकम इफ़ यू डू इट एंड यू वैल्यू दैट रिवॉर्ड, you are more likely to be motivated to put forth more effort towards selling more combos। आप और मेहनत करोगे, चाहे कंपनी की तरफ से करना है या किसी और चीज़ में करना है, क्लास में कर रहे हो या किसी वर्किंग एनवायरनमेंट में कर रहे हो, तो ये एक प्रोसेस होता है जो मोटिवेट कर रहा है आपको। तो ये सेम वही डायग्राम है जो एक्सप्लेन की हुई है। उसके बाद है एडम्स इक्विटी थ्योरी। ये दूसरी थ्योरी है आपकी प्रोसेस थ्योरी की, जिसके अंदर हम ये देख रहे हैं कि किस तरीके से आपके मोटिवेटर्स के फैक्टर्स प्रोसेस करते हैं आपकी बॉडी के अंदर। यहाँ पे उसने कहा था कि किस तरीके से आप एक रेफरल यूज़ करते हो अपने आप को मोटिवेट करने के लिए और डीमोटिवेट करने के लिए या डिससेटिस्फैक्शन को फील करने के लिए। यहाँ पे आप देखें इनपुट की आपको मिली हुई है, डेफिनेशन लिखी हुई है कि इनपुट्स आर कॉन्ट्रीब्यूशंस पीपल फील दे आर मेकिंग टू इन्वायरमेंट। और रेफरेंट क्या है, the referent other may be specific person as well as category of people. Referent should be comparable to us, otherwise the comparison is not meaningful. It would be pointless for a student worker to compare himself to the CEO of the company। इसको मैं डिटेल से एक्सप्लेन कर देती हूँ। रेफरेंस क्या है, रेफरेंट क्या है, वो कोई भी बंदा है जिससे आपने ख़ुद को कंपैरिजन करना है, ख़ुद को कंपेयर करना, अपनी किसी भी सक्सेस का कंपैरिजन करना है, अपनी सैलरी का करना है, अपने एफर्ट्स का करना है, अपने ग्रेड्स का करना है। अब एक स्कूल का बच्चा अपने किसी ऐसे से कंपेयर नहीं कर सकता जिसको सैलरी मिल रही है, उसको स्कूल के ही किसी रेफरेंट को देखना पड़ेगा कि मैंने स्कूल एक अपनी ही क्लास के बल्कि बच्चे के साथ खुद को कंपेयर करना है। सिमिलरली जो जॉबियन होगा वो अपने ही इर्द गिर्द के इन्वायरमेंट के साथ, अपने पेयर्स के साथ, कलीग के साथ कंपेयर करेगा, ना कि अपने एडवांस जो होंगे या फिर अपने सीनियर्स के साथ। तो ये रेफरेंस हमें देखना बहुत ज़रूरी होता है कि कौन सा रेफरेंस बनेगा। इनपुट क्या है, जो कॉन्ट्रीब्यूशंस आप दे रहे हो। अब 3 टाइप्स की उसने कहा था कि आपके अंदर क्या होती हैं, एक रिलेशनशिप बनता है इनपुट आउटकम्स का जब आप कंपेयर करते हो, क्योंकि आप कंपेयर करोगे तो उसके बाद क्या होगा, आपको फीलिंग्स जनरेट होती हैं। रिवॉर्ड जो होता है वो किस बेस पे होता है, इक्विटेबल रिवॉर्ड जब आपको मिलता है तो आप कॉन्टिन्यूएंस एट सेम लेवल ऑफ आउटपुट, आप क्या करते हो, आप उसी लेवल पे कंटिन्यू रखते हो और आप मोटिवेटेड रहते हो। अगर आपको
ज़्यादा रिवॉर्ड मिल जाए, मोर देन इक्विटेबल रिवॉर्ड, यानी कि आपके जो साथ बंदा काम कर रहा है उसे उतनी सैलरी नहीं मिल रही जितनी आपको मिल रही है, या फिर आपको ज़्यादा मिल रही है उसे कम मिल रही है, तो फिर क्या है, आप ज़्यादा मेहनत करोगे ये अपने, क्योंकि अपने अंदर का गिल्ट सेटिस्फाई करने के लिए कि नहीं यार वो सेम काम अगर कर रहा है उसे कम मिल रही है तो मुझे एक्स्ट्रा करना चाहिए ताकि आप सेटिस्फाई हो सको कि मैं एक्स्ट्रा काम कर रहा हूँ, तो आप काम ज़्यादा करते हो। अगर आपको कम सैलरी मिल रही है और आपके कलीग को ज़्यादा मिल रही है, आप डिससेटिस्फाइड होगे, एंगर आएगी, टेंशन आएगा, आपका आउटपुट ऑटोमेटिकली रिड्यूस हो जाएगा। तो ये इक्विटेबल थ्योरी में उन्होंने एक्सप्लेन किया कि ओवर पेड इनइक्वालिटी होती है, अंडर पेड ये पेड है, इनइक्वालिटी होती है और इक्वालिटी होती है। जब ओवर पेड होगा तो आपका क्या होगा, पर्सन का इनपुट या आउटपुट जो होगा वो ज़्यादा होगा, अदर का कम, यानी कि एक बंदा ज़्यादा अर्न करेगा, एक कम करेगा। जब अंडर पेड होगा तो जो आपका मतलब कि जो रेफरेंट है वो क्या होगा, वो ज़्यादा पेड होगा, आप कम पेड होगी। ओवर पेड में आप ज़्यादा पेड हो और आपका रेफरेंट अंडर पेड है, और इक्वलिटी में दोनों सेम पे है। इक्वलिटी होगी तो सेम प्रोसेस पे आप मेहनत करते रहोगे, अगर आपका ओवर पेड हो जाओगे तो आप काम ज़्यादा करोगे, और अगर इनइक्विटेबल आ जाएगा तो फिर यानी अगर आप अंडर पेड हो तो क्या होगा कि आप जो होगा आप एंगर की तरफ जाओगे, गुस्सा करोगे और आप डिससेटिस्फैक्शन की तरफ जाओगे। तो ये एडम्स इक्विटी थ्योरी में उन्होंने ये चीज़ एक्सप्लेन की थी कि किस तरीके से आप एक रेफरेंस ढूंढते हो अपने मोटिवेशन प्रोसेस को ड्राइव करने के लिए। मोटिवेशन लेनी है तो आप साथ में किसी के साथ कंपेयर करोगे और मोटिवेट हो जाओगे, और अगर सिमिलरली अगर वो आपके जितना ही काम कर रहा है लेकिन रिवॉर्ड उसको ज़्यादा मिल रहा है तो आप डीमोटिवेट हो जाओगे। ये एडम्स इक्विटी थ्योरी है जिसको एक और तरह से एक्सप्लेन किया हुआ है जॉब मोटिवेशन से रिलेटेड, कि किस तरीके से आप इनपुट और आउटपुट देते हो और किस तरीके से आप डीमोटिवेट होते हो, जो कि मैंने अभी एक्सप्लेन भी आपको किया है। उसके अलावा यहाँ पे दिया हुआ है कि पर्सन ए इज़ पेड लेस फॉर द सेम जॉब देन द पर्सन बी। टेंशन डेवलप होती है, पर्सन ए एंग्री होता है, क्यों, क्योंकि वो कम पे हो रहा है, और पर्सन बी गिल्टी फील करता है। पर्सन ए क्या होगा, वो रेस के लिए बात करेगा, पर्सन बी काम ज़्यादा करेगा। दोनों अपनी सूरत हाल को सेटिस्फैक्ट्री की तरफ लेके जाने की कोशिश करेंगे। अच्छा, अब ये जो इक्विटी थ्योरी है इसके रिस्पांस में कुछ रिएक्शंस जो थे वो डिस्कस हुए थे कि कुछ इस तरह से रिएक्शंस आती हैं, जनरेट हो जाती हैं, जो कि आप मतलब कि इनमें से कोई ना कोई फॉलो करते हो, जो कि इनइक्विटी की बेस पे, यानी कि जब आपको आपका सही से रिवॉर्ड नहीं मिल रहा तो इनमें से आपको एक जो होते हो रिएक्शन देते हो, जिसमें से डिस्टॉर्ट परसेप्शंस हैं कि आप अपनी परसेप्शन चेंज कर लेते हो कि शायद वो ज़्यादा स्किलफुल है इसलिए उसको मिल रहा है, या फिर इंक्रीज़ रेफरेंट इनपुट, या फिर क्या करोगे आप इनकरेज करोगे रेफरेंट टू वर्क हार्डर कि आप ज़्यादा मेहनत करो, क्यों, क्योंकि वो आपको रिवॉर्ड ज़्यादा मिल रहा है, या रिड्यूस्ड ऑन इनपुट, या फिर कहोगे कि यार वो अगर इतना कह रहे हैं मैं भी सेम करूँ तो मैं काम ही नहीं करता। फिर इंक्रीज़ ऑन आउटकम्स, फिर आप जाके बात करोगे कि नहीं ये गलत बात है, मेरी सैलरी इंक्रीज़ की जाए, और अगर आप उस तरह से नहीं जाओगे तो आप कंपनी में चोरी की तरफ जा सकते हो और तरह से पैसे बनाने की तरफ, अनएथिकल वेज की तरफ जा सकते हो। फिर उसके अलावा चेंज रेफरेंट कि आप उसके साथ कंपेयर करना ही छोड़ दो कि अभी मैं किसी और के साथ कंपेयर करूँगा, या फिर लीव द सिचुएशन, आप जॉब ही छोड़ दोगे, या फिर सीक लीगल एक्शन कि आप कंपनी को सू कर सकते हो, आप कंपनी को लीगल नोटिस दे सकते हो कि यार मैं भी सेम पोस्ट पे हूँ, मैं भी सेम काम कर रहा हूँ, पर मुझे जो है वो फेवर्स नहीं मिल रही हैं। तो इनमें से कोई एक रिएक्शन आ सकता है इनइक्विटी की बेस पे। तो ये आपके पास हो गया इनइक्विटी का। उसके बाद रीइंफोर्समेंट थ्योरी है जो इवान पावलोव, बीएफ स्किनर की ऑपरेंट कंडीशनिंग में हमने डिटेल से पढ़ी हुई है। अगर आपने वो नहीं देखी वीडियो तो आप यहाँ पे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है वो लिंक प्रोवाइड कर दिया जाएगा, इसको आपने डिटेल से पढ़ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मोटिवेशन के रिलेटेड नहीं लेकिन एक कंडीशनिंग से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अच्छा, पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट होती है, नेगेटिव होती है। पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट क्या होती है कि आप कुछ भी अच्छा करते हो आपको रिवॉर्ड दिया जाएगा। इसके अंदर भी जो होती हैं डिफरेंट होती है कि इंटरवल्स का आप देखते हो किस टाइम पीरियड पे देना है, कॉन्टीन्यूस देना है या नहीं देना, इसे हमने डिटेल में पढ़ा हुआ है, तो आप उसे लाजमी उधर से भी देखिएगा। यहाँ पे मैं सिर्फ मोटिवेशन से रिलेटेड आपको बता रही हूँ कि जब मोटिवेट होना है तो अगर कोई चीज़ आप एक काम करते हो, फॉर एग्जांपल आपने ड्राइंग की है, अगर आपको कोई अप्रिशिएट करता है, आपको कोई गिफ्ट मिलता है, आप नेक्स्ट टाइम और बेहतर करने की कोशिश करोगे, और ज़्यादा काम करने की कोशिश करोगे। आप कंपनी में काम कर रहे हो, आपने कोई एक्स्ट्रा काम किया, आपको उसका एक्स्ट्रा बोनस मिला, तो आपकी नेक्स्ट टाइम कोशिश होगी तो मैं और से ज़्यादा एक्स्ट्रा काम करूँ। तो ये पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट होती है। फिर नेगेटिव रीइंफोर्समेंट, नेगेटिव में क्या होता है कि आप जो होता है पॉजिटिव बिहेवियर फॉलोड बाय रिमूवल ऑफ नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस,
इसमें क्या है कि यानी कि जो बंदा आपको बार बार तंग कर रहा था अब वो तंग करना छोड़ देगा। यानी कि नेगेटिव रीइंफोर्समेंट क्या है कि जो आपके साथ अगर आप काम नहीं कर रहे थे, आपको बार बार वो आके तंग कर रहा था, तो अब वो तंग करना छोड़ देगा। तो ये नेगेटिव रीइंफोर्समेंट हो जाती है कि पॉजिटिव बिहेवियर था लेकिन उसके बाद फॉलोड बाय रिमूवल ऑफ नेगेटिव, के जो नेगेटिव चीज़ थी उसे रिमूव कर ली गई है, नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस को रिमूव कर लिया गया है। फिर है पनिशमेंट, कि नेगेटिव बिहेवियर फॉलोड बाय नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस। नेगेटिव रीइंफोर्समेंट में क्या था कि पॉजिटिव बिहेवियर था जो कि रिमूवल ऑफ नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस था, जबकि पनिशमेंट में क्या हुआ है कि आपका नेगेटिव बिहेवियर है फॉलोड बाय नेगेटिव कॉन्सिक्वेंस, यानी कि मैनेजर डिमोट कर देता है एम्प्लॉय को, पनिशमेंट दे दिए, काम नहीं करता पनिश कर दिए। नेगेटिव रीइंफोर्समेंट में क्या किया, वो बार बार से कह रहा था काम कर दो, काम कर लिया, पॉजिटिव बिहेवियर हुआ है तो उसने नेगेटिव को रिमूव कर दिया है। पनिशमेंट क्या की है, नेगेटिव बिहेवियर था, काम वो नहीं कर रहा तो उसने उसको डिमोट कर दिया है। एक्सटिंक्शन क्या है, नेगेटिव बिहेवियर फॉलोड बाय रिमूवल ऑफ पॉजिटिव कॉन्सिक्वेंसेस। अब मैनेजर इग्नोर कर रहा है उसका बिहेवियर, कि बिहेवियर तो उसका नेगेटिव है लेकिन क्या है अब वो उसके मैनेजर ने इसको इग्नोर कर दिया है, क्योंकि अब उसको पता है इसने करना कुछ भी नहीं है। तो नेगेटिव बिहेवियर फॉलोड बाय रिमूवल ऑफ पॉजिटिव कॉन्सिक्वेंसेस। अब पॉजिटिव कॉन्सिक्वेंसेस ही नहीं होंगे इसके साथ। तो ये आपका क्या है, मोटिवेशन का प्रोसेस जो है आपका इस तरीके से भी काम करता है। रीइंफोर्समेंट थ्योरी डिस्क्राइब 4 इंटरवेंशन टू मॉडिफाई एम्प्लॉय बिहेवियर। ये ज़्यादातर एम्प्लॉय बिहेवियर को मॉडिफाई करने के लिए ये मोटिवेशन का प्रोसेस इसमें यूज़ किया जाता है। उसके बाद सेल्फ एफिकेसी थ्योरी, जो कि बेंडोरा के 4 सोर्सेज ऑफ एफिकेसी बिलीफ है कि 4 सोर्सेज होते हैं आपके एफिकेसी के, सेल्फ एफिकेसी के स्पेशली कौन कौन से। सबसे पहले ऑन एक्सपीरियंसेस कि आप उस चीज़ को सफ़र कैसे करें, यानी कि मोटिवेशन डेवलप होनी है तो कौन कौन सी चीज़ें बीच में इन्वॉल्व होंगी। आपका एक्सपीरियंस कैसा था कि आपने पहले उस चीज़ से क्या फ़ील किया हुआ है। विकेरियस एक्सपीरियंसेस क्या थे, यानी इनडायरेक्ट आपके उससे रिलेटेड क्या एक्सपीरियंसेस रह चुकी हुई हैं। वर्बल परसुएशन क्या है, यानी कि आपको कितना उस चीज़ के लिए कहा गया है वर्बली। इमोशनल अराउजल क्या है, क्या उससे रिलैक्स होते हो, इरिटेट होते हो, प्लेजेंट फीलिंग, ये क्या चीज़ें हैं। तो ये सोर्सेज हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आपको किसी ने कहा है कि आपने गिटार को बजाना है, आपका हो सकता है जब पहली दफ़ा आपने उस गिटार प्ले किया हो या पियानो प्ले किया हो तो आपका उससे वायर से कट लग गया हो, तो आपको नेगेटिव एक वो उसके अंदर होगी कि नहीं मैंने नहीं प्ले करना, क्योंकि आपको उससे फीलिंग नेगेटिव है। हो सकता है कि आपने फर्स्ट टाइम प्ले किया हो, आपको सब ने अप्रिशिएट किया हो कि आपने बहुत अच्छा प्ले किया, तो नेक्स्ट टाइम आप करना चाहोगे। विकेरियस क्या है कि आपने किसी को करते देखा और आपको लगता हो कि यार आप भी कर सकते हो, या इनडायरेक्टली किसी ने कहा हो कि आपकी क्रिएटिव स्किल्स बहुत अच्छी हैं। तो वर्बल परसुएशन भी हो कि आपको लोगों ने कहा हो कि नहीं आप बहुत अच्छा गिटार प्ले करते हो तो आपको करना चाहिए। इमोशनल क्या कि आपको खुद कितनी सेटिस्फेक्शन है, ये सोर्सेज है सेल्फ एफिकेसी। फिर क्या करोगे, आपके पास चॉइस है कि हाँ मैं इसको अप्रोच करूँ या अवॉइड करूँ। मुझे अगर चोट लगी थी, मुझे किसी ने बुरा कहा था तो मैं नहीं करता, अगर अच्छा कहा तो मैं कर लेता हूँ। एफर्ट और परसिस्टेंस, कितनी कॉन्टीन्यूसली आप वो काम करते हो, कितना एफर्ट डालते हो। थिंकिंग और डिसीजन मेकिंग करते हो उसी बेस पे, और इमोशनल रिएक्शंस भी देते हो कि स्ट्रेस में आ जाते हो, खुशी में आ जाते हो। आप पियानो प्ले कर रहे हो, गिटार कर रहे हो, उसके बाद खुशी में आ जाते हो। तो ये 4 सोर्सेज हैं एफिकेसी की जो बेंडूरा ने दी थी। क्या ऑब्जर्वेशनल उनकी बहुत फेमस थ्योरी है, तो ये बेंडूरा ने दी थी कि जिसकी बेस पे उन्होंने बताया था किस तरीके से आप मोटिवेशन का प्रोसेस अपने अंदर जनरेट करते हैं। तो सोर्सेज क्या है, इनएक्टिव मास्टरी जिसमें परफॉर्मेंस आउटकम्स हैं, विकेरियस एक्सपीरियंसेस है, वर्बल परसुएशन है, फिजियोलॉजिकल अराउजल है जो कि डेवलपमेंट करता है आपकी सेल्फ एफिकेसी की यानी मोटिवेशंस की, जिसकी बेस पे आपका बिहेवियर और परफॉर्मेंस होती है। तो ये आपका हो गया चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट। ये अब मोटिवेशन का चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। इसमें आपको कुछ समझ में नहीं आया तो आप बता सकते हैं। नेक्स्ट जो हम पढ़ेंगे वो होगा फ्रस्ट्रेशन एंड कन्फ्लिक्ट। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, स्टे ट्यून्ड।